अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी कोरोना ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं वर्दा शुजा और मेरा साथ दे रहे मेरे साथी एंकर रिजवान रौनक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो कोरोना की सूरत हाल है, हुकूमत किस तरीके से उसको निपट रही है, किस तरीके से उसको टैकल करने की कोशिश कर रही है कि कम से कम इसका नुकसान हो, कम से कम लोग इससे अफेक्ट हो और इकोनॉमी भी जो पाकिस्तान की है जिसने बेहतरी की जानिब इस साल में जाना था उसको भी जो है बहुत ज़्यादा गिरने न दिया जाए। आम आदमी जो है उसकी बहाली के हवाले से, आम जो छोटा ताजर है उसकी बहाली के हवाले से हुकूमत इकदाम भी कर रही है। आज के हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आज लाइव टेलीथॉन में भी शिरकत करेंगे। इस टेलीथॉन का मकसद ये है कि मुखय्यर हज़रात आगे आएँ और जितना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे सकें ताकि मदद की जा सके इकोनॉमी की और तमाम उन अशिया की फराहमी के हवाले से जिनकी इस सूरत हाल में ज़रूरत है। तो आप भी ज़रूर इसमें शामिल होइए और एहसास कीजिए, इमदाद कीजिए। जी बिल्कुल, एहसास कीजिए, इमदाद कीजिए। इमदाद के हवाले से वज़ीर आज़म शरीक हैं, लेकिन साथ साथ वज़ीर आज़म जो है वो इस महाज पर भी लड़ रहे हैं, वज़ीर आज़म और उनकी टीम के किसी भी तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि बहरहाल पूरी दुनिया पूरा ग्लोब जो है वो इस बला का शिकार है, इस वबा का शिकार है और तमाम के तमाम ममालिक जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकोनॉमीज़ को भी स्ट्रेंथन करने के हवाले से कोशिशों के इकदाम के हवाले से शुरू हो गए हैं, बशमूल अमरीका जितनी बड़ी सुपर ताकत जो है। तो अब इकोनॉमी के हवाले से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसके साथ एक ख़तरा ये पैदा हो रहा है कि जनाब उस तरह से शायद हिफाजती इकदाम को ऑब्जर्व ना किया जा सके, लॉकडाउन को ऑब्जर्व ना किया जा सके, तो सूरत हाल ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता। लेकिन बहरहाल इकोनॉमी किस तरह से अब स्ट्रेंथन की जा सकती है, कैसे इसको आगे लेकर चला जा सकता है, जो पैकेजेस दिए गए हैं वज़ीर आज़म की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, वो कितने फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमें स्काइप पर हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं, हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ने। आप साबिक सदर हैं FPCCI वफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत के, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर तुफ़ैल साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। ज़रा पहला तो एक नेचुरल फितरी सवाल वही बन रहा है कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान जो इकदाम उठाती हुई हमें नज़र आ रही है, गो के बहुत ज़्यादा उस पर हम देख रहे हैं कि तनकीद भी सामने आ रही है हिफाजती इकदाम के हवाले से भी, लेकिन मईशत को मजबूत करने के लिए किस हद तक ये इकदाम फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो तमाम आलम में कोरोना वायरस की जो भी सूरत हाल है उसी तरह पाकिस्तान भी इससे मुतासर हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान ने अपने वसाइल के अंदर रहते हुए जो भी इकदाम किए हैं उसकी वजह से हमें वो उतनी बुरे हालात नहीं है जितने कि दूसरे मुल्क के अंदर हैं। आप देखें कि हुकूमत ने आखिरी एक महीने में स्टेट बैंक के ज़रिए से 4.25% इंटरेस्ट को कम किया है। ये इंटरेस्ट कम करने से मुल्क की मईशत जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे नई पॉलिसीज जारी की हैं जिसके ज़रिए वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म साहब नहीं चाहते कि लोगों को जो है ले ऑफ किया जाए, और उसके लिए स्टेट बैंक ने एक ख़ास स्कीम निकाली है। अगर कोई कंपनी उनकी सैलरीज आइंदा 3 माह नहीं दे सकती तो स्टेट बैंक से वो पैसे लोन ले ले और उस लोन के ऊपर भी सिर्फ 4% या 4% इंटरेस्ट है। तो ये एक स्टेट बैंक की पॉलिसी है जो इस बात के लिए कि लोगों के रोजगार बहाल रहें और इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी चलती रहें। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स लॉकडाउन की भी सूरत हाल थी, बाज़ जगह पे हुकूमत को सख्त फैसलों की ज़रूरत थी, उन्होंने सख्त फैसले किए। वजह यह है कि जब तक हम इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकेंगे नहीं तो हमारे मामला ठीक नहीं होंगे, और हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं जो यूरोप और अमेरिका की तरह हों कि हम चीज़ों को आसानी से कंट्रोल कर सकें। बल्कि मैं तो कहूँगा अगर आप देखें तो अमेरिका में भी जहाँ इतने सारे वसाइल हैं वहाँ भी 45,000 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। तो जब अमेरिका नहीं कर सकता तो पाकिस्तान बुरे हालात में कैसे करेगा? लिहाजा मैं चाहूँगा कि कॉमन मैन जो है, पब्लिक जो है, वो हुकूमत से ताउन करे, हुकूमत जैसे कहती है उसके मुताबिक चले। हुकूमत अगर दुकान खोलने से मना करती है तो दुकानें ना खोली जाएं और मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जाए। ये चंद दिनों या हफ्तों की बात है। उम्मीद है अगर हम ये आइंदा 5-6 हफ्ते आसानी से सही तरह गुजार लेंगे
तो आप देखिएगा कि कोरोना वायरस जो है ज्यादा नहीं फैलेगा और उसको जल्दी जो है कंट्रोल किया जा सकता है। आपने बजा फरमाया आइंदा आने वाले 2-3 हफ्ते यकीनन बहुत अहमियत के हामिल हैं। मुशीर बराए सेहत भी ये कह चुके हैं, वज़ीर आज़म भी बार बार ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में हमें मजीद जो है एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। लेकिन ज़ुबैर तुफैल साहब, एक जानिब तो ये सूरत हाल है कि हमें लोगों को भूख से मरने से बचाना है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी है कि कारोबारी तबका जो है या स्पेशली जो छोटा दुकानदार है, छोटा ताजर जो है, उसके लिए भी मसाइल एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा हैं। उसको उसकी फ्रस्ट्रेशन को कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि वो निकलना चाहता है, अपने घर वालों के लिए कमाना चाहता है। अगर एक आध उसने मुलाजिम रखा हुआ है, यकीनन उसके घर का चूल्हा भी चलता रहना चाहिए। तो इस हवाले से क्या रोड मैप मुरतब दिया जाना चाह रही है? मैं आपकी बात से जो ना इत्तेफाक करता हूँ, खास तौर पे जो कम आमदनी वाले लोग हैं और दुकानदार लोग हैं। दुकानदार के साथ जो है हर दुकान के साथ 2-3-4 मुलाजिम मुंसलिक होते हैं, तो वो तो बेचारे आखिरी 6 हफ्ते से तकरीबन घर में बैठे हैं और मुझे नहीं पता कि दुकानदार उनको कोई तनख्वाह भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो उनके घरों में तो बहुत बुरा हाल है। इसका कोई हल निकालना चाहिए। अब इसमें मैं क्योंकि कराची में रहता हूं तो मैं आपको सिंध हुकूमत की बात करूंगा। सिंध हुकूमत समझती है कि अभी फिलहाल दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा सा सिंध हुकूमत को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बात करनी चाहिए और उसमें मेरा मशवरा ये है कि हर मार्केट में जो है चंद घंटे दुकान खोलने की इजाजत दी जाए और दुकान और वहां पे जो भी मार्केट की कमेटीज हैं, एसोसिएशंस हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन दुकानों को एसओपीज पर अमल दरामद कराएं। एसओपीज ये हैं कि दुकान के ऊपर रश नहीं लगना चाहिए, दुकान के ऊपर एक वक्त में एक ग्राहक या 2 ग्राहक जाने चाहिए। उसके बाद पीछे जो और लोग खड़े हैं लाइन में, उनके दरमियान फासला होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने या सिंध गवर्नमेंट ने जो भी एसओपीज दिए हैं उसके मुताबिक उसको चलाएं। और अगर टोटली बंद करेंगे तो दुकानदार में मुश्किलात का शिकार हो जाएगा और आमतौर से वो रमजान में जब सेल्स होती हैं तो वो सेल्स उनकी 3 से 4 महीने की प्रॉफिट के बराबर होती हैं और वो भी उनको नजर नहीं आ रहा कि रमजान में क्या होगा। तो मेरी सिंध हुकूमत से गुजारिश होगी कि वो कोई ऐसा मुनासिब रास्ता इख्तियार करें कि जहां उनकी दुकान चंद घंटे खुलने दें और उसके साथ साथ ये कि एसओपीज ये हैं कि जितने डिस्टेंसेस रिक्वायर्ड हैं बिटवीन 2 पर्सन वो कायम किए जाएं और इसमें दुकानदारों पे जिम्मेदारी डाली जाए कि वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि कोरोना वायरस जो है वो फैले ना। लेकिन साथ साथ अगर चंद घंटे इनकी दुकानें खोल दी जाएं तो उसमें बेहतर होगा और मेरी सिंध हुकूमत से भी गुजारिश होगी कि जो वो मुनासिब समझते हैं उसके मुताबिक जो है हर इलाके के लिए। जुबैर साहब, बिल्कुल ये ज़रूर बताइएगा, कल हम देख रहे थे वो सदर अंजुमन ताजरान जो कराची हैं बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि यकम रमज़ान मुबारक को कोई एसओपी आता है नहीं आता, सिंध गवर्नमेंट हमसे रब्ता करती है नहीं करती, हमने दुकानें बाजार खोल देने हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एज वेल। खुदा ना खास्ता मतलब एसओपीज़ नहीं फॉलो किए जाते, गवर्नमेंट्स के दरमियान और ताजरान के दरमियान कोई मुआहिदा नहीं हो पाता और शायद एसओपी उस तरह से फॉलो हो भी ना सकें, ऑब्जर्व ना किए जा सकें, हालात बिगड़ जाते हैं क्योंकि वैसे भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि हालात ख़राब होंगे अभी मई के महीने में। तो फिर किस तरह से खुदा ना खास्ता हालात को काबू में किया जाएगा? फिर भी तो दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। देखिए, मैं अर्ज करूं कि मैं चाहूंगा कि जो भी दुकानदार और ताजरों के लीडर हैं ना, इनको साथ बैठ के इनसे बातचीत की जाए, इनको बताया जाए कि भाई देखें ये चीजें आपकी भलाई में भी हैं कि आपके घर वाले ना बीमार हों, ये कोरोना वायरस मजीद ना फैले, तो उनको समझाया जाए। और मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें सबको बिठा के आहिस्ता आहिस्ता समझाएं तो कोई ना कोई ऐसा दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए कि उनको चंद घंटे दुकान खोलने की भी इजाजत दो, लेकिन वो फेडरल और सिंध गवर्नमेंट की जो भी एसओपीज हैं उस पर अमल करें। मैंने देखा कल टीवी के ऊपर मुख्तलिफ जैसे स्टील मार्केट थी, दूसरी जगह थी, उन्होंने जबरदस्ती दुकानें खोल ली। अल्टीमेटली क्या हुआ कि पुलिस आई, पुलिस ने आगे दुकानें बंद कराई और दुकानें सील कर दी। तो हुकूमत से लड़के तो कोई नहीं जीत सकता, कानून की सबको पाबंदी करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यही कहूँगा खास तौर पे सिंध हुकूमत से कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि थोड़ा बहुत चंद घंटे उनका भी कारोबार चल सके और जो घर में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ले सकें। हो सकता है थोड़े दिन के बाद अगर सूरत हाल बहुत ख़राब होगी तो लोग सड़कों पे भी आ जाएंगे, तो क्या उस वक्त हुकूमत या सिंध हुकूमत क्या करेगी? तो बेहतर तरीका ये है इन तमाम ताजिर लीडरों को बुलाएं, उनको समझाएं कि भाई सूरत हाल ये है, इसकी वजह से हम आपको ज़्यादा
कारोबार खोलने की इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन चंद घंटे अगर दी जाए तो मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट जो है इसका कोई ना कोई बेहतर हल जरूर निकालेगी, और जो ताजिर हैं उनके भी कुछ न कुछ मसाइल हल होंगे। आपने बचा फरमाया जुबैर साहब कि सिमत एक होनी चाहिए, विफाक सूबों को मिलकर काम करना चाहिए और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो शहरी हैं, उनकी हिफाजत इसी तरीके से यकीनी बनाई जा सकती है कि अगर वो हिदायत पर अमल दरामद करें। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि फ़्लाइट ऑपरेशन जो है, इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन, वो भी चल रहा है और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद वतन वापस आ रही है। खलीजी ममालिक में तेल के बहरान की वजह से बहुत ज़्यादा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार भी होंगे और फिर उनकी वतन वापसी भी होगी। तो क्या लायामल हमें बनाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी से ऑलरेडी हम अपने मुल्क में भी इस पे काम कर रहे थे, नौकरियों के हवाले से वज़ीर आज़म का भी वादा था, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर लोगों का बाहर से भी जब आ जाएगा तो क्या प्लान होना चाहिए हमारा? थोड़ा सा गाइड कीजिएगा इस पर। देखिए, मेरी जो सोच है वो इस तरह से है कि सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर जो वर्कर हैं, इनका आइंदा 2 महीने की सैलरीज का इंतज़ाम किया जाए। उसमें मैं अपने सनतकार भाइयों से अपील करूंगा, चाहे उनका कारोबार चल रहा है या नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि वो मई का महीना और जून का महीना जो है उनकी सैलरीज का इंतज़ाम करें। हो सकता है उस 2 जून के बाद जो है कोरोना वायरस जो है किसी हद तक कंट्रोल में आ जाए सर, और बड़ा चीजें सनतकार तो नॉर्मल आए। कर लेगा, छोटा दुकानदार क्या सही। करेगा? छोटा जो दुकानदार जो है वो स्टेट बैंक के कर्जे की स्कीम से फायदा उठाए। स्टेट बैंक ने ये कहा है, और उसमें कल एक और उन्होंने मॉडिफिकेशन जारी की है कि इसमें किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। वो अपने बैंक में जाए और बैंक से कहे जी मुझे तनख्वाह के लिए 3 महीने की मेरी तनख्वाह के इतने पैसे बनते हैं, और वो तनख्वाह के पैसे जो है वो बैंक उसको लोन कर देगा। वो लोन कर देगा, उसके ऊपर 4% मार्कअप है, तो उसके जरिए वो अपने जो भी उसके मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह उनको अदा करे। और अगर तनख्वाह अदा नहीं करेगा तो ये मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। ये लोग सड़कों पे आके जो है चीज़ों को बहुत डिसरप्ट करेंगे। तो इसलिए इसमें फेडरल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी। फेडरल गवर्नमेंट ने तो अपनी जिम्मेदारी इस तरह से पूरी कर दी कि उन्होंने स्टेट बैंक के जरिए एक स्कीम जारी की है कि जी आप तनख्वाह के पैसे, अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा, 3 महीने की तनख्वाह आप कमर्शियल बैंक से ले लें। और उसके लिए स्टेट बैंक ने ऑलरेडी हिदायत भी जारी कर दी और नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो उसके जरिए उनकी सैलरीज का मसला हल हो जाएगा। अब आपने दूसरा फरमाया कि जो मिडल ईस्ट से, देखिए इस वक्त तमाम दुनिया की मईशत जो है वो रुक गई है। किसी ने तारीख में नहीं सोचा था कि दुनिया में कभी ऐसा होगा कि कोई तैयारा फजा में नहीं चलेगा, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, कोई रेलगाड़ी नहीं चलेगी। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। इस सूरत हाल के अंदर जो है हमें मौजूदा सूरत के मुताबिक फैसले करने होंगे, सोचना होगा कि क्या किया जाए। अब मिडल ईस्ट में देखें, मिडल ईस्ट में क्या है, मिडल ईस्ट की तमाम ममालिक की आमदनी, ज़राए आमदनी जो है वो पेट्रोल था। पेट्रोल की कीमत जो है वो $60 आज से 3 महीने थी, और आज से 2 दिन पहले जीरो हो गई थी। अब जीरो के बाद दोबारा से ऊपर आना शुरू हुई है। आज पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की प्राइस जो है तकरीबन $15 है। तो उनकी भी आमदनी खत्म हो गई है मिडल ईस्ट के कंट्रीज की। तो इसकी वजह से वहां पे हमारे बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे और वो मुल्क वापस आएंगे, और उनके लिए भी हुकूमत को कुछ सोचना होगा कि क्या किया जाए। और उनके वापस आने से क्या होगा, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की रिमिटेंस आती है एक साल में तकरीबन $22 बिलियन, ये पाकिस्तानी जो मिडल ईस्ट में और दुनिया के दीगर ममालिक में है, ये तकरीबन $22 बिलियन भेजते हैं, जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट के करीब करीब है। तो हमें इनके लिए बहुत सोचना होगा कि क्या किया जाए। और मिडल ईस्ट देखिए, अगर जुबैर साहब ज़रा ये शेयर कीजिएगा कि ओके, हुकूमत की तरफ से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, SOPs जारी किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को, बिज़नेस को अब मरहलावार भी खोला जा रहा है, कुछ बिज़नेसेस को इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया गया है, पैकेजेस जो है वो फैसिलिटेशन के पैकेजेस भी अनाउंस किए गए हैं। ज़रा ये शेयर कीजिएगा कि ओवरऑल ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है, इसमें इन्वेस्टर, चूंकि सबसे बहरहाल कैपिटल जो है वो तो मतलब सब प्राइमरी नीड होती है किसी भी बिजनेस के हवाले से, तो कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स किस हद तक तैयार होंगे, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि ना कोई ले रहा है, कोई बाहर भी नहीं जा रही कोई चीज़ को, ना कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही है, तो किस तरह से इन्वेस्टर्स को रागिब किया जाए, उनको कायल किया जाए? देखिए, इन्वेस्टर तो तब आएगा कि अगर जो चीज़ बनाएगा वो आगे फरोख्त हो, फरोख्त बिल्कुल, या मैन्युफैक्चर हो, और मैन्युफैक्चर होने के बाद फरोख्त हो। लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल सिंध गवर्नमेंट भी,
वो जो भी इकदाम कर रही है वो सब आवाम की बेहतरी के लिए कर रही है। उसकी वजह से जो है इकोनॉमिक पहिया रुका हुआ है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक पहिया चलाने की कोशिश करें और पता चला कि कोरोना वायरस फैल गया है, तो वो फिर वो एक अच्छा फैसला नहीं होगा। और इसमें जितने भी मैंने टीवी के प्रोग्राम सुने हैं जिसमें हमारे डॉक्टर जफर मिर्जा साहब भी हैं, वो ये बताते हैं कि आइंदा 3 हफ्ते वो टाइम होगा कि जब ये वायरस तेजी से फैल सकता है। और ये जो आज 10,000 के करीब आइडेंटिफाइड हमारे पास लोग हैं जिनको कोरोना वायरस है, वो फैल के 60 और 70,000 अगले महीने में हो सकता है, बाय द एंड ऑफ मई। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे बचें, क्योंकि हमारे मुल्क में हॉस्पिटल्स में ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने सारे लोगों को जो है इसमें कुछ उनको देखभाल कर सके। कल रात को टीवी पे डॉक्टर बारी साहब ने कहा कि अगर कोरोना वायरस तेजी से बहुत ज्यादा फैल गया तो हो सकता है कि हमको मरीजों को सड़कों पे लेटाना पड़ेगा, हमारे हॉस्पिटल में जगह नहीं है। तो इन चीजों से बचने के लिए इंतहाई जरूरी है। अब रहा आपने कहा कि मईशत का सवाल कि वो लोग इन्वेस्ट, देखिए लोगों के पास पैसा भी है और इन्वेस्ट करने के लिए भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मसला ये है कि जो आइंदा का एक महीना है ना, मई का महीना बहुत चैलेंजिंग और टफ है कि मई का महीना कैसे गुजारा जाए। कि इसमें जो लोग हैं जो खास तौर पे कम आमदनी वाले लोग जो है ना, उनको तो किसी भी तरह बैंकिंग के सिस्टम के जरिए दुकानों को सबको लोन देना चाहिए, जिसके लिए स्टेट बैंक ने बिल्कुल ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। वो बिल्कुल क्लियर है। तमाम बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को चाहिए कि उनको 3 महीने की सैलरी का जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो उनको लोन कर दें। और ऐसी बात नहीं है, स्टेट बैंक भी तो सपोर्ट कर रहा है उनको। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये कर्जे दे के और लोगों को रोजगार बहाल रखा जाए। तो ये मुश्किल सिर्फ 2 महीने हैं, एक मई का महीना, एक जून का महीना। और इसमें मई जो है वो पीक में होगा। अगर हमने मई को किसी तरह से गुजार लिया और उसमें कोरोना वायरस के पेशेंट जो हैं वो बहुत ज्यादा ना बढ़े, अल्लाह ना करे कि जो 60 और 70,000 मरीजों की बात हो रही है, अगर वो नहीं होते और हम इससे किसी ना किसी तरह 10,000 से कुछ और हजार बढ़ जाते हैं तो हम काबू पा लेंगे और इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि मई के एंड तक जो है हुकूमत इसमें काफी हद तक चीजों को कंट्रोल कर सकेगी। यकीनन जुबैर साहब, आपने बड़ी अच्छी इसमें सजेशंस भी दी हैं जो इकदामात हुकूमत ले रही है। ईसीसी की जानिब से 75 अरब जो है वो मजदूरों के लिए जो है पैकेज का भी ऐलान कर दिया गया है। ये तमाम तर पैकेजेस पाकिस्तान की जो मौजूदा इकोनॉमी की सूरत हाल है इसके बावजूद हुकूमत जो है वो दे रही है कि आम आदमी या वो तबका जो कि गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगियां गुजार रहा है उनके लिए किसी तरीके से बेहतरी लाई जा सके। दुनिया भर का अगर हम जायजा लें तो लॉकडाउन इकोनॉमीज की बात की जा रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज लॉकडाउन का शिकार हो रही हैं, बंद हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात कर रहे हैं, आपने मई का बात की, जून की बात की, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेन कर पाएगी अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन रखते हैं? कारोबारी एक्टिविटीज यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद रहती हैं, जैसे कि सिंध की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो मजीद इसको बढ़ाएंगे। तो क्या समझते हैं एज एन एक्सपर्ट, इकोनॉमी एक्सपर्ट, आप किस तरीके से फोर्सी कर रहे हैं इसे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मई का महीना जो है ना हम बिल्कुल गुजार सकते हैं। मसला क्या होता है कि पैसे कहाँ से आए। आप देखिए कि हुकूमत के पास जैसे ही स्पेस बनी तो हुकूमत ने अपने वसाइल से ज्यादा जो है पॉलिसीज अनाउंस की हैं थ्रू स्टेट बैंक कि भाई इतने अरब रुपए जो हैं मजदूरों के लिए, इतने अरब एहसास प्रोग्राम में कितने अरब। देखिए बिलियंस ऑफ रुपीस पाकिस्तान के वसाइल इतने ज्यादा नहीं है जो हुकूमत ने जितने इकदाम का ऐलान किया है वो उनके पास स्पेस कैसे बनी। स्पेस इस तरह से बनी कि हमारे जितने भी रीपेमेंट्स थी इन द ईयर ऑफ 2020, 2020 में जितनी भी रीपेमेंट्स करनी थी वो रीशेड्यूल हो गई हैं, नंबर 1। नंबर 2, इमीडिएट हेल्प के लिए जो है वो जो IMF से भी पाकिस्तान को 1.39 बिलियन डॉलर जो हैं वो अप्रूव हुए थे और वो गालिबन आ भी गए हैं, हमारे अकाउंट में भी आ गए हैं। तो उस पर वो भी तकरीबन 200 अरब रुपए से ज्यादा जो है IMF की तरफ से आए हैं। अब गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि उन्होंने अगले महीने में कौन सा लोन रीपे करना है, हर चीज एक साल एक्सटेंड हो गई है। और मैं इस मौके पे स्टेट बैंक के गवर्नर को भी जो है ना उनको क्या कहना चाहिए, उनको मुबारकबाद भी दूंगा, उनकी काविशों को ना एतराफ करता हूँ। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया स्टेट। हालांकि आज से 3 महीने पहले मैं अक्सर उनकी मुखालफत करता था कि वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते, ये नहीं करते, और मैं हर टीवी चैनल पे उनकी पॉलिसी के खिलाफ बोलता था।
लेकिन अब क्या हुआ है, कि उन्होंने जो आखिरी एक महीने में जिस तरह से खास तौर से पॉलिसी रेट को, इंटरेस्ट रेट को कम किया है, वो उन्होंने यकीनन काबिल सताइश इकदाम है। जुबैर तुफैल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI हमारे साथ मौजूद थे। कारोबारी तबके को जो रिलीफ दिया जा रहा है और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र उनका यही कहना था कि हमें एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। अगर हमें कारोबार बंद रखकर हम इस पर काबू पा सकते हैं तो उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। मई और जून के महीने सख्त महीने हैं, अगर इस पर थोड़ा सा हम मजीद सख्ती कर लेंगे तो यकीनन इसको फैलने से हम बचा सकते हैं और इसके इकोनॉमी पर भी असरात मुरतब होंगे। रिजवान जी बिल्कुल, इकोनॉमी पर भी असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन, बिल्कुल इसी सिलसिले में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क Zong 4G लाया मेगा डेटा ऑफर। अब पूरा हफ्ता रात 1 से सुबह 9 बजे तक करें 50 GB के लगातार डाउनलोड्स। अभी *808# मिलाएं और 100 रुपए के लोड में पूरा हफ्ता तेज तरीन डाउनलोड्स के मजे उड़ाएं। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrovatch.com.pk। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं और मुतासरा अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। आवाम से दरख्वास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम अज कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस किसी ऐसे मुल्क का सफर किया है जहां कोरोना वायरस की वबा मौजूद है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो घर पर रहें। फोन के जरिए अपने मुआलिज से राब्ता करें या हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। डेली स्कूल की नशरियात देखिए रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। नशरियात नजर न आने की सूरत में अपने केबल ऑपरेटर से राब्ता करें। नाज़रीन, मेरा घर मेरी जन्नत, महदूद रहिए, महफूज रहिए, यही मैसेज है पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ का। यही हमारी ट्रांसमिशन का मकसद है कि आगाही फ़राहम करनी है कि किस तरह से तमाम की तमाम हिफाजती तदाबीर जो हैं वो अपनानी हैं और उनसे सिर्फ यानी ओके अगर ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन आ रही है, लेकिन नाज़रीन अभी भी सितंबर अक्टूबर तक का टाइम दिया जा रहा है कि जब वो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को कोविड-19 को टैकल करने में कामयाब होगी, उसको ख़त्म करने में कामयाब होगी। लेकिन बहरहाल उस वक्त तक मीनवाइल क्या किया जाए? मीनवाइल इसकी कोई वैक्सीन, कोई दवाई, कोई इलाज नहीं है नाज़रीन। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है वर्दा और वो है कि एहतियाती
एहतियाती तदाबीर लिए जाएँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जाए, हाथों को बार बार धोया जाए, साफ रखा जाए, और यही वो कुछ है जो कि इलाज की मद में हम ले सकते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। मैं पहले भी कहती हूँ कि आपका घर आपका मोर्चा है, यही आपकी हिफाजत कर सकता है। आप बाहर नहीं जाएंगे तो वायरस घर के अंदर खुद दाखिल नहीं होगा। अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को इससे महफूज रखिए। जो हिदायत आपको दी जा रही है उस पर अमल दरामद कीजिए। थोड़ी सी नेग्लिजेंस भी जो है वो तबाही का बायस बन सकती है। अपनी ट्रांसमिशन में नाज़रीन हमारी कोशिश होती है अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी हम शामिल करें कि वो भी अपनी गाइडेंस से आपके लिए बहुत सी चीज़ों के हवाले से उन पर रोशनी डालकर मामलात को ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, समझने में उनको मदद मिल सकती है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर डॉक्टर रिजवान उपल साहब ने, हेल्थ एक्सपर्ट हैं और माहिर अमराज़े सीना भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और आप तो एक्सपर्ट्स भी हैं इस मामले के, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जिन मरीजों में कोरोना वायरस पाया गया उनमें नमूनिया की भी अलामात बताई जा रही हैं। क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को बचाना चाहिए? मौसम भी तब्दील होता रहता है, इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। बिल्कुल आप ठीक है, एक्चुअली है ही एटिपिकल निमोनिया। इसको जब शुरू में आया था कोविड-19 चाइना में, तो इसको कहते हैं निमोनिया ऑफ अननोन ओरिजिन। यहाँ से शुरू हुआ था, बाद में पता चलना शुरू हुआ कि तो वायरस और ये कर रहा है। ये प्रेजेंट ही लंग की बीमारियों से यूजुअली कर रहा होता है, लेकिन अब ये भी देखा कि मल्टी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, रीनल फेलियर और हेपेटिक फेलियर और इवन कार्डिक फेलियर, क्योंकि दिल के जो मसल्स हैं उसको मायोकार्डाइटिस करके उसको भी फेल करता है। आपने बड़ी अच्छी बात बीच में दोनों ने की थी, एक तो मोर्चे वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम अपने आप को इससे बचाएं, मोर्चे में रहें, अपने घर एक मोर्चा, वंडरफुल आई वुड से। तो अगर आप अपने आप को इससे बचा सकते हैं तो वो उसमें यही है कि यही हाथ धोना, बेसिक मेजर, और वही इलाज का हिस्सा है। तो हमारे पास निमोनिया, ये वो निमोनिया नहीं है कि हम उसके लिए सिर्फ एंटीबायोटिक देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये एक टिपिकल सॉर्ट ऑफ निमोनिया है जो वायरल निमोनिया में फॉल करता है। एडल्ट रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या इसको हम कहते हैं। और इस डिस्ट्रेस सिंड्रोम में एक यूनिक फीचर ये कि सिर्फ इसमें वेंटिलेटर कई दफा काम नहीं भी करते। तो मैं तो अब ये चूंकि रमजान भी आ रहा है और बाकी चीजें भी और एहतियाती तदाबीर, मैं कहूँगा इससे बचें प्लीज। और बचने का तरीका वही है जो आप लोग सब अब हर मीडिया के ऊपर, हर जी शऊर आदमी की जुबान पे यही मैसेज है कि इससे प्रिवेंट करना भी इलाज है। क्योंकि हम फिजिशियंस, चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वेस्ट में हो, हम इस निमोनिया को 100% क्योर नहीं कर सकते। हमें इसकी अभी भी उतनी आगाही नहीं है, हमारे पास अभी भी वो चीजें नहीं है। और दूसरी बात ये जो मैं कई दफा कहता हूँ, ये जो पेंडेमिक होती है उसका एक कर्व होता है। इनिशियली कर्व ये ऐसे जा रहा होता है, ये फिर एकदम राइज करता है। इसको हम जे पोर्शन कहते हैं, जे पोर्शन ऑफ द कर्व। अब हम जे पोर्शन पे आ चुके हुए हैं और अगर इसको हम बढ़ने देते हैं तो ये बहुत एक्यूटली ऊपर जाएगा। उस एक्यूटली ऊपर जाने में ये होता है कि अगर 1% भी बीच में लोग सीरियस होते हैं तो वो उन बड़े नंबर में से इतने ज्यादा होंगे कि हमारे हॉस्पिटल्स उसको कैटर नहीं कर सकते। वो फिर बात वही होगी कि हम कहेंगे कि ट्रियाज करें, जिस तरह हमें जंग में होता है कि हम कहते हैं ज्यादा जख्मी सिपाही है, ये बच सकता है, ये नहीं बच सकता, जो बच सकता है उसको लो, बाकी को छोड़ दो। तो फिर डॉक्टर्स और मेडिकल सेटअप्स इतने ओवरवेल्म ना हो जाए, अल्लाह माफ करे, कि वो ये कहना शुरू कर दें कि ये बुजुर्ग हैं तो इनको हम छोड़ देते हैं, ये यंग आदमी, लेट्स ट्राई हिम। सो दैट इज समथिंग व्हिच शुड नॉट हैपन। उसका तरीका ये होता है कि डिले द कर्व, वो जो कर्व यूं जाना ना उसको डिले करें कि ये आगे आहिस्ता से जाए, ताकि जो से लोग आते भी जाते हैं एक तो उनका इलाज हो सके, नंबर 2 साथ साथ वैक्सीन, नए इलाज की जो दरियाफ्त हो सकता है इस टाइम पे कोई चीज आ जाए तो बाकी लोगों को बचाया जा सके। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज हर कोई दे रहा है। और चूंकि रमजान आ रहा है, एज ए फिजिशियन हमारे और फिजिशियन भी हर जगह पे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हजूम ना बनाएं, इसको हम रिलीजियस रंग में ना लें, मकसद सिर्फ एक है, हजूम ना बने। तो मस्जिद में बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये हमारी ट्रांसमिशन, बल्कि इस वक्त देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान का हर मीडिया, सोशल है, इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट है, वो सब का सब यही कहता हुआ नजर आता है। आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि ये कर्व है, इसको फ्लैट करना तो असल कामयाबी होगी। वैक्सीन के हवाले से जर्मनी में बना ली गई है, बरतानिया की तरफ से दावा किया जा रहा है, चाइना में बहुत ज़्यादा रिसर्च आगे बढ़ चुकी है। एक ज़रा ये शेयर कीजिएगा, ये अच्छी खबरें हैं, ये हम देते भी रहते हैं, लेकिन ये कब तक आम लोगों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए अवेलेबल होगी? क्या तरीका कार होता है, क्यों इतना डिले? 4-5 महीने अभी तो सितंबर अक्टूबर में रहते हैं, जो वो कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर तक ये पूरी दुनिया में अवेलेबल हो सकती है, और ये कितना रैपिडली असर करती है? ये बड़ा अच्छा सवाल और बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल। देखिए, कल भी एक वैक्सीन साइनो फार्मा है चाइनीज, जिन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पाकिस्तान में एक NIS के साथ उन्होंने कहा कि इसको आप शुरू करें, हमने बना लिया। वैक्सीन बनाना इतना नहीं होता, क्योंकि जब आपके जीन का सीक्वेंस आ जाता है, यानी कि उसका बार कोड एक तरह का, मैं ये कह सकता है, तो आप उसके लिए बना सकते हैं और बन भी चुकी है वैक्सीन। लेकिन मेन मसला होता है कि आप वैक्सीन देते हैं
एंड यू सी दैट कि उसकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ा रही है। हो सकता है इम्यूनिटी बढ़ा रही हो लेकिन इतने अजीब साइड इफेक्ट्स दे रही हो कि हम उस वैक्सीन को छोड़ दें। तो ये इस पूरे प्रोसेस में ना ये फेजेस में ट्रायल होता है। फेज 1 ट्रायल करते हैं, फिर उसके बाद वो पास हो जाते हैं तो हम फेज 2 ट्रायल में जाते हैं, फिर फेज 3 ट्रायल। उसके बाद हम कहते हैं कि ये दवा जो है ना सेफ है। ये ना हो कि हम जितने फीसद लोगों को वहां से बचाना चाहते हैं उतने फीसद वैक्सीन से नुकसान होना शुरू हो जाए। तो ये प्रोसेस इसलिए जरा स्लो जाता है। तो अगर बहुत स्लो भी जाए ना तो कम से कम 12 से 18 महीने लगते हैं। तो अगर आप समझे 3-4 महीनों से तो ये प्रोसेस चल रहे हैं, तो अनदर मे बी 6 to 8 or 10 months may be required। हाँ, एक वैक्सीन कल आप ने सुना भी होगा, मैंने भी देखा है, ये जो आई है लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये क्या करती है। सिमिलरली अदर वैक्सीन दूसरे मुल्कों में है, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ ना कुछ करेंगे। इंसान पकड़ लेगा इसको, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत अहलियत और हर बीमारी का इलाज दे के भेजा है। लेकिन इस वक्त हमारे पास ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है और इसमें टाइम लगेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, WHO भी ये कह चुका है, बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये वायरस बार बार वापस आए और फिर इसके हवाले से हमें कोई स्ट्रैटेजी अपनाना होगी। इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। और इसके अलावा जो सांस की जिनको बीमारियां होती हैं, जिनको किसी किस्म की एलर्जी होती है, इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ तो सांस से रिलेटेड बहुत से इश्यूज होते हैं नॉर्मली लोगों को, तो उनकी क्या चांसेस हैं, वो अपने आप को किस तरीके से महफूज रख सकते हैं इस वायरस की वजह से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सांस को या आपके लंग्स को ज्यादा अफेक्ट करता है। आपने खुद ही कहा कि ये नमूनिया की भी एक शक्ल होती है। और साथ ही ये भी बताइएगा कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं इस हवाले से, उनके लंग्स भी वीक होते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखें, ये बड़ी आजकल ना पोलन सीजन है और एलर्जी का मौसम है, और चूंकि मैं खुद भी, ये मेरी फील्ड है, तो मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं और उनको ये भी पहले एंग्जाइटी होती है कि कहीं मैं कोरोना तो नहीं हो गया। पहले तो ये पता हो कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि एलर्जी या फ्लू या ये सीजनल हे फीवर जो होता है, इसमें आमतौर पर छींके, आंखों से पानी वगैरह की अलामत होती है और हिस्ट्री होती है कि पिछले साल मुझे हो रहा था। और कई दफा सांस में वीजिंग की आवाज आती है। ये असूल नहीं है कि हमके कोविड नहीं है, लेकिन कोविड इस तरह नहीं होता। कोविड में आमतौर पर बुखार और खांसी होती है, सांस की रफ्तार तेज होना, सांस की तंगियां, मुंह और नाक की स्मेल और मुंह का जायका खत्म होना। लेकिन एक तो ये बात होगी डिफरेंशिएटिव भी। दूसरा जो आपने पूछा था, ये पेशेंट्स आमतौर पर आजकल पोलन, ग्रास पोलन और ये फ्लावर्स के पोलन की वजह से बढ़ जाते हैं। चूंकि हम घरों में रहते हैं, मास्क पहनते हैं, तो इनडायरेक्टली हम इससे भी बचत हो रही है। तो हमारे पास दूसरे पेशेंट्स कुछ कम हो गए हैं, जिसका ये इनडायरेक्ट फायदा भी हुआ। कोरोना की प्रिवेंशन इज सेम एज दैट ऑफ कोविड, क्योंकि उसमें भी हमने पोलन से बचने के लिए मास्क पहने, इसमें हमने वायरस से बचने के लिए मास्क पहने। पहली बात तो ये। और घर के अंदर रहने, पर्दे नीचे रखने, दोपहर का टाइम पोलन काउंट बढ़ता है, उसमें हम घर में होते हैं, तो ये लॉकडाउन का एक और फायदा दूसरी रेस्पिरेटरी इलनेसेस में हो रहा है। अब स्मोकिंग पे आ जाए। स्मोकिंग डेफिनेटली डैमेज करती है हर लिहाज से, और स्मोकिंग वाले लंग्स, जो क्रॉनिक स्मोकर्स के लंग्स हैं, दे आर वीक। और आमतौर पे जब ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आता है, जिसकी वजह से, या निमोनिया आता है किसी भी वजह से, या इवन कोरोना की वजह से, तो ऑलरेडी अगर लंग्स हमारे कमजोर होते हैं तो वो जल्दी डिसैचुरेट करते हैं और उनको ज्यादा रिस्क होता है। तो मैं सब स्मोकर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि स्मोकिंग को वो बिल्कुल छोड़ दें। कई लोग कहते हैं हम कम कर देंगे, बिल्कुल छोड़ दें स्मोकिंग। और इसके हैजर्ड्स बहुत सारे, इंक्लूडिंग कोरोना की बीमारी के असर। जी बिल्कुल, स्मोकर्स के हवाले से मैसेज पहुंच गया आपका। डॉक्टर साहब, वक्त भी चूंकि मैं देख रहा हूं कि मुख्तसर है, 2 सवाल हैं, दोनों के जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि एक मरीज है जो सेहतयाब हो गया है कोरोना से, कोविड पॉजिटिव था लेकिन उसके बाद सेहतयाब हो गया, मुकम्मल सेहतयाब हो गया, डिस्चार्ज हो गया, घर चला गया, अपनी रूटीन एक्टिविटीज शुरू कर ली, वो दोबारा इसका शिकार हो सकता है? एक तो ये बताइएगा। बिल्कुल, ये आपने पूछा भी था, अभी मैं इस पे आता हूं, मैं इस पे जवाब दे रहा था। देखिए, WHO ने भी कहा कि वो जो एंटीबॉडीज हैं वो शायद प्रिवेंटिव नहीं है। अच्छा, इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी भी नहीं है, क्योंकि कई जगहों पे ये हुआ, कोरिया में जिस तरह उन्होंने कहा कि नेगेटिव होके पॉजिटिव हो, कई दफा ये टेस्ट सैंपल लेते हुए पॉजिटिव भी कई दफा नेगेटिव हो जाते हैं। इसमें एक पॉइंट हो सकता है ये वो मरीज हो। नंबर 2, जो एंटीबॉडीज हैं, ये नॉन कोविड कोरोनास जो होते हैं, मतलब जो कोरोनास पहले थे, और कोरोनास बहुत सारे और भी हैं, उनकी वजह से हमारे जिस्म में कई दफा एंटीबॉडीज होती है। हमें नहीं पता कि हमारा वो एंटीबॉडी टेस्ट वो वाली है, उसको पिक कर रहा है, क्योंकि ये जो कोविड का टेस्ट है, कई दफा दूसरे उसको भी पिक करता है, जो ब्लड बेस्ड टेस्ट है। तो हो सकता है कि ये उनकी एंटीबॉडीज की। और तीसरी सूरत यह है, जो कि बहुत अजीब सी होगी, जो वो कहा जा रहा है कि वो एंटीबॉडीज जो कोविड होने के बाद बनती हैं, जिसको हम कहते हैं वो प्रिवेंटिव नहीं है या न्यूट्रलाइजिंग नहीं है। न्यूट्रलाइजिंग होता है कि वो न्यूट्रलाइज कर दे दोबारा अगर आता है तो।
So that is something very serious. यानी यानी आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि दोबारा शिकार हो सकता है, वो प्रोन हो सकता है, दोबारा भी वल्नरेबल होता है कि वो कोविड का शिकार हो जाए पॉजिटिव। अभी तक जो नई चीजें आई हैं उसमें ये नजर आ रहा है ऐसे कि वो लोग जिनके खून में एंटीबॉडीज मिली हैं उनको दोबारा हुआ है। सही, बिल्कुल वर्दा, आपकी इजाजत से मैं एक और सवाल, वो जो दूसरा सवाल था मेरा, डॉक्टर रिजवान साहब ये जरूर से शेयर कीजिएगा, हवा में किस हद तक ये मौजूद होता है, इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, रहता कितनी देर तक है, इसकी ड्यूरेशन हवा में कितनी देर तक रहती है? देखिए इसके ऊपर भी अब नई कुछ रिसेंट जो आई है वो ये कहा जाता है कि ये एयरबॉर्न भी है, हालांकि हम कहते हैं ये एयरबॉर्न नहीं है। और कई जगहों पे तो ये स्टडीज आई हैं कि स्नीज करने के बाद उन्होंने वो जो सेंसिटिव कैमरा से देखा था काफी देर तक माइक्रो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स हवा में सस्पेंडेड रहे, और उसके मुताबिक तो ये कि ये एयरबॉर्न डिजीज में आता है। इन माय ओपिनियन अगर हम 6 फुट का फासला रखें विद मास्क तो इसका कोई खतरा फिर नहीं होना चाहिए। तो हम उसको अगर उसका एयरबॉर्न उतना ज्यादा लें देन लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो मैं इस पर अपने पर्सनल कमेंट्स एज ए फिजिशियन, एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट कहूंगा कि माइक्रो नैनो पार्टिकल्स अगर रहते भी हैं, इफ वी हैव ए 6 फीट सोशल डिस्टेंस जो कि बिल्कुल अच्छा डिस्टेंस है विद मास्क। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है, एक मुख्तसरन जवाब दीजिएगा कि छोटे बच्चों को प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कराना जो एक रूटीन में इसका पूरा कोर्स होता है वो कितना फायदेमंद हो सकता है? खास तौर पे जो बच्चे जिनको एंटीबायोटिक्स दी जाए उसका फायदा होता है। मैं अक्सर 2 बातें कहता हूँ। प्रोबायोटिक्स हमारी आंतों के अंदर कुछ जरासीम होते हैं जो हमारे दोस्त जरासीम होते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक खाएं कई दफा मर जाते हैं तो हम प्रोबायोटिक कहते हैं खा लेनी चाहिए, उसमें तो देना चाहिए बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी। लेकिन घर की दही जो होती है, घर की दही जिसको हम फर्मेंट करते हैं, अगर वो भी हम दिन में 3 चम्मच 3-4 दफा खाते रहे हफ्ता दवाई के तौर पे करके, तो वो भी वो जरासीम काफी हद तक सही। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत मजा आ रहा था गुफ्तगू का, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू थी। वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान उपल हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। जी नाज़रीन, सब कुछ जो है वो डिस्कस हुआ, लेकिन एट द डे एंड वर्दा मैं ये जरूर कहूंगा कि बात फिर भी वहीं आकर रुकती है कि अपने आप को महदूद रखिए, खुद भी महफूज रखिए और दूसरों को भी महफूज रखिए। और हवा में भी इसकी मौजूदगी के जो है वो भी डॉक्टर्स बता रहे हैं कि शवाहिद मिले हैं। अपने आप को जितना अपने घर के अंदर रखेंगे वहाँ की फ़ज़ा साफ होगी, सादा खाना खाइए, अपने आप को मुकम्मल तौर पर सादगी की जानिब ले जाइए। और रमज़ान मुबारक का भी आगाज़ हो रहा है तो इसमें जो है शेयर कीजिए, जो आपका हिस्सा है उसे दूसरों से भी शेयर कीजिए, लेकिन इस तरीके के साथ कि आप अपने आप को भी बचा के रखें इस वायरस से और किसी दूसरे को भी आपसे ना लग सके। इसी नोट पर नाज़रीन हमारी ट्रांसमिशन का ये चंक जो है इसका वक्त खत्म हुआ चाहता है, वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।